हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में फैराडे लॉ तक पिछली बार पढ़ा था। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत चालन किस तरीके से होता है, चलिए बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस वाला ये जो टॉपिक है, इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब हो गया वैद्युत अपघटनी चालन। भाई मैं ये कह सकता हूं कि जो ओम का नियम है, ओम्स लॉ V बराबर IR, वो दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर्स हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हो। दोनों में क्या अंतर होता है बेटा? मेटेलिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रॉन्स होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी थ्रू आयंस होती है। इसको लिख देते हैं। जो कंडक्शन हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो मेटेलिक कंडक्टर्स और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स धातुओं conduction takes place through movement of electron. Electrolytic conductors conduction takes place through, बताओ बेटा, movement of ions। और दोनों ही तरीके के कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ वैलिड है। तो यहां पे ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर both the type of conductions। मेटेलिक कंडक्टर के लिए भी ओम्स लॉ काम करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए भी ओम्स लॉ काम करता है। ओम्स लॉ होता क्या है? V बराबर I इंटू R। पोटेंशियल डिफरेंस है V, I करंट है एम्पियर में और R है रेजिस्टेंस, मतलब करंट के मार्ग में रुकावट, करंट को चलने में जो रोक रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, वो रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहली बात रेजिस्टेंस की ही करते हैं। तो सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी वो है रेजिस्टेंस। क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट। बेटे कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे एन टाइप कर, समझ बात आ गई नहीं है? हिंड्रेंस मतलब रुकावट, फ्लो ऑफ करंट, करंट के चलने में अगर कोई रुकावट उत्पन्न हो रही है तो वो हिंड्रेंस। मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। जैसे फिजिक्स में चलने में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे फ्रिक्शन, लेकिन बिना फ्रिक्शन के आप चल नहीं सकते, क्योंकि अगर बिना फ्रिक्शन के आप चले तो चलते ही रह जाओ, रुक नहीं सकते। तो मैं कई बार बच्चों को ये बात बताता हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि बेटा लोग ये सोचते हैं कि गाड़ी में ब्रेक गाड़ी रोकने के लिए होते हैं।
मैं ये कहता हूँ गाड़ी में ब्रेक गाड़ी चलाने के लिए, रोकने के लिए नहीं। बिना ब्रेक की गाड़ी आप चला नहीं सकते। ये बिल्कुल सही है कि ब्रेक से गाड़ी रुकती है, लेकिन सच्चाई जब आप गाड़ी को रोड पे लेके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ब्रेक न हो तो द व्हीकल कांट रन। इसी तरीके से अगर फ्रिक्शन न हो तो हम चल नहीं सकते। फिर तो लगातार मूविंग होती रहेगी, मूविंग बॉडी लगातार मूव होती रहेगी, आप कहीं रुक नहीं पाओगे, फिसलते रहो। जैसे कि अगर आप देखें तो फर्श पे अगर किसी ने तेल डाल दिया, ऑयल है कोई, जैसे सड़कों पे कभी कभी मोबिल ऑयल गिर जाता है, हैवी एक्सीडेंट क्रिएट करता है, रुकती नहीं गाड़ी, फ्रिक्शन खत्म हो जाता। रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है करंट की, जरूर इसकी डेफिनेशन यही है, हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। जैसे फ्रिक्शन की डेफिनेशन हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ मूवमेंट, तो रोकने में सहायक, थोड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करता है। अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करूं तो आर बराबर या रो एल बाई ए, या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, जहां पे एल लेंथ ऑफ द वायर है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन हम तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं जहां पे मूवमेंट आयंस के थ्रू हो रहा है। फिर एल बाई ए क्या है, चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे मेरे बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। बेटा आपने इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड पढ़े, एक एनोड और एक कैथोड, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एल से डिनोट करेंगे, और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं मेरे बच्चे। आर बराबर आ गया एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये एल लिखा है मैंने बेटा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये हमने एल लिखा, एल बाई ए। व्हाट इज एल बाई ए? एल बाई ए इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ बेटा, तो आर बराबर रो एल बाई, रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टिविटी। अच्छा, रो को डिफाइन कर लो मेरे बच्चे। अगर एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, मतलब इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया तो स्क्वायर में हो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ए की वैल्यू और एल की वैल्यू 1, यहां रखो बेटा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आर बराबर क्या होगा? रो। Resistivity is the resistance when the distance between electrode is 1 centimeter and the area of cross section is 1 centimeter square। चलिए, यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि बेटा ध्यान रखना, यही मेटेलिक कंडक्टर के लिए काम करेगा। तो अगर मेटेलिक कंडक्टर में है तो ये फॉर्मूले फिजिक्स से रिलेटेड है सारे के सारे। मेटेलिक कंडक्टर में आप मेटल के किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास करा रहे हो, तो एल लेंथ ऑफ द वायर है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस केस में भी ये फॉर्मूला काम करता है। और उस केस में भी आप कह सकते हो रेजिस्टिविटी एल, लेंथ ऑफ द वायर 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, देन resistivity is the resistance of the wire having length 1 centimeter and having the area of cross section 1 centimeter square। तो वहां पर भी ये दोनों फॉर्मूले काम। तो ये तो रेजिस्टेंस की हम लोगों ने बात कर ली, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया R इज इक्वल टू रो एल बाई। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? चलिए बात करते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम।
OHM, ओम। ठीक है, यहां से हमको दो तीन चीजें मालूम, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, अपने आप यही इसी क्लास में याद हो जानी चाहिए आपको सारी चीजें। आर रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L by A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओ सॉरी L by A सेल कांस्टेंट, जिसमें L लेंथ ऑफ द वायर और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नाउ द सेकंड टर्म इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय C और G, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कंडक्टेंस। होता क्या कंडक्टेंस, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है मेरे बच्चों, द रेसिप्रोकल ऑफ resistance is known as conductance. अब मैं नहीं समझता मेरा कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो रेसिप्रोकल नहीं करना जानता। रेसिप्रोकल किसको कहते हैं, उल्टा कर, तो व्हाट इज C इज इक्वल टू 1/R। सारे बच्चों को याद हो गया, कहीं पर भी कोई समस्या थोड़ी भी दिखाई दे तुरंत मुझे बताओ, ये याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए फॉर्मूला, C बराबर 1/R। 1/R, R की क्या वैल्यू रख दो, 1/ρ इंटू A/L। क्या मैं सही हूं, बोलो मेरे बच्चे। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, एक नोट डाल, क्या 1/ρ मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कप्पा के, इसको कहते हैं कप्पा, ठीक है ना, इसका नाम होता है कंडक्टिविटी। या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और के को कैसे प्रोनाउंस करोगे आप, के कप्पा प्रोनाउंस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते, 1/ρ की जगह कप्पा रख, चलिए रखते हैं भाई। C बराबर था 1/R, दैट इज 1/ρ इंटू A/L, यही तो था, ठीक है। 1/ρ क्या है, कप्पा, 1/ρ इज इक्वल टू के, दैट इज क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, कप्पा, KAPP। 1/ρ इज कप्पा मेरे बच्चों, यहाँ कप्पा, मैं कप्पा को बाहर निकाल लेता हूँ, कप्पा, और A/L उधर ले जाऊंगा तो C इंटू L/P। अच्छा, कप्पा मैंने आपको क्या नाम बताया, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा या कंडक्टिविटी, ठीक है ना, किसके बराबर हो जाएगी, C इज द कंडक्टेंस इंटू L/A। व्हाट इज L/A, L/A इज सेल कांस्टेंट बेटे, समझ बात आ रही। तो द स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अच्छा चलो बेटा, एक बात और पढ़, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा, यहाँ पे मैं निकालना चाहूंगा, या तो यहाँ पीछे जगह है क्या, नहीं पीछे कोई जगह नहीं, ऊपर की तरफ ही करनी पड़ेगी मुझे थोड़ा सा। यूनिट ऑफ C कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बराबर 1/R, 1/R बराबर 1/ρ, 1/ρ का मतलब सॉरी 1/R है तो R को कहते हैं ओम, तो 1/ओम, 1/ओम का मतलब ओम इनवर्स,
1/r बराबर भाई सी क्या होता है 1/r, r की यूनिट होती है ओम, तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को कहते हैं महो, और इसी को कहते हैं साइमन, SIEMENS, साइमेंस। कौन बात आगे नहीं है? मुझे रिप्लाई कीजिए, ये यूनिट आपको समझ में आई या नहीं आई है, दोबारा बताऊं। सी बराबर है 1/r। रोहित, 1/r का क्या मतलब है बताइए? 1/ओम, आर की यूनिट होती है ओम। अक्षय सही है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सी की यूनिट आपके पास आ गई है साइंस। अच्छा, तो यूनिट ऑफ के निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं हम लोग? यूनिट ऑफ कप्पा के अपने आप निकालेंगे, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। समझ में आता कि नहीं? सी, सी क्या है बताइए? साइमेंस। एल, लेंथ किसमें नापी जाती है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अपॉन एरिया, एरिया किसमें नापा जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर, और मीटर स्क्वायर। समझ में आता कि नहीं है? इस स्क्वायर से सेंटीमीटर चला गया, बचा के साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, एस सेंटीमीटर, साइमन को एस। क्लियर? ये यूनिट ऑफ के आ गया। तो कप्पा की वैल्यू आ गई सी इंटू एल बाई ए, और ये जो वैल्यू आएगी लिख सकता हूं मैं, कप्पा की वैल्यू आ गई सी इंटू एल बाई ए। किस किस यूनिट में आएगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास कप्पा निकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालक, मोलर कंडक्टिविटी, इसी को कहते हैं हिंदी में मोलर चालक। क्या होती है? पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? डेल्टा एम। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को ले लीजिए, उसको पानी में डाल लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य, पानी में डाल के आयनाइज कर, जितने आयंस बनते उन सब की कंडक्टिविटी को, मतलब एक मोल में जितने आयंस, उन सब की कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी, सबकी कंडक्टिविटी को जोड़ लो, एक मोल में जितने भी। द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस present in 1 mole of the electrolyte is known as molar conductivity. लिखिए, the conductivity of all the ions present in 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity. Delta.
आगे देख लो, डेल्टा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये ध्यान से देखने की चीज है। इसमें ऐसा क्या चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है बच्चों। एग्जैक्टली बात ये है कि ये फॉर्मूला डेराइव किया गया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। तो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ऑल्दो इसका कोई डिस्क्रिप्शन आपके कोर्स में नहीं, डायरेक्ट ही फॉर्मूला बच्चे लिख देते हैं और यूज करते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये फार्मूला आया से और इसमें ये 1000 क्या कर रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ 1000 इन दिस। चलिए बात करते हैं, समझाता हूं आपको, समझिए बच्चों। फार्मूला है डेल्टा एम बाई बराबर कप्पा बाई सीएम। सीएम मतलब कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। मैं ये कह सकता हूं कप्पा इज द कंडक्टिविटी अपॉन अपॉन सीएम मतलब कंसंट्रेशन इन मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर। अच्छा बेटा, कंडक्टिविटी का जो है अगर मैं पूछूं तो इसका यूनिट क्या है? कंडक्टिविटी का यूनिट है, मैं नीचे लिख देता हूं, डेल्टा एम बराबर आ जाएगा कप्पा बाई सी एन, और कंडक्टिविटी का यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर का क्या यूनिट है? अपॉन कर लेता हूं, कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर। बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब के लिख सकता हूं। तो लीटर को मैं लिख सकता हूं डेसीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर। तो ऊपर लीटर जाएगा तो लीटर की जगह मैंने लिखा है डेसीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, डेल्टा एम बराबर है कप्पा, सीएम मतलब कंसंट्रेशन इन मोलरिटी या मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, मोल पर लीटर को मोलरिटी कहते हैं, कैपिटल है बात। कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर कैपिटल है बात। अब जरा ध्यान से देखिए, यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। डेसीमीटर का क्या मतलब होता है? डेसीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर का क्यूब मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब अपॉन मोल। तो जब मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दिया गया है, जो मोलरिटी दी जाती है, तो उस केस में लीटर जो है वो डेसीमीटर क्यूब होता है, और डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का होल। बेटा 10 का भी क्यूब और सेंटीमीटर का भी क्यूब, तो 10 का क्यूब आ गया 1000, तो वैल्यू आ जाती है डेल्टा एम बराबर 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी, और यहां आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर, -1 ये और क्यूब ये, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपकी समझ में बात आ गई होगी कि ये वैल्यू कहां से है, ये 1000 क्या कर रहा है। चूंकि मोलरिटी मोल पर लीटर में दी गई है और हम सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड लगाना चाहते हैं यहां, इसीलिए हम लोगों को यहां 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर कहीं पर मोलरिटी की वैल्यू
मोल पर लीटर में न देके मोल पर एमएल में चेंज कर दो, यूनिट चेंज कर दो, उस समय 1000 यहां से गायब, क्योंकि अगर एमएल में पहले से दी गई है तो फिर जो है पहले ही सीसी है। एमएल मतलब सीसी, एमएल मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, थोड़ी सी बात और बताता हूँ, क्यूबिक सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब, इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या चीज? जो बच्चे नहीं समझ रहे वो थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छा लगेगा आपको। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है एक ऐसा कंटेनर आपने लिया जो 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक छोटा सा कंटेनर लो जो 1 सेंटीमीटर लंबा हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो। उसमें जो पानी भरोगे वो 1 ml या 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब कहलाए। ध्यान रखना, सीसी और ml लगभग सेम ही होते हैं, तो उनको हम लोग सेम लेके चले। अच्छा, 1 लीटर क्या हो? एक ऐसा कंटेनर लो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों तीनों 10 सेंटीमीटर, लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। एक ऐसा कंटेनर, उसमें पानी भरो, दैट विल बी 1 लीटर। उसको कहते हैं डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर लंबा मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा, 1 डेसीमीटर चौड़ा मतलब 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 डेसीमीटर ऊंचा मतलब 10 सेंटीमीटर ऊंचा। तो अगर ऐसा कोई कंटेनर ले लोगे और उसमें अगर पानी भरोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब। 3 चीजें ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो क्यूब हो जाएगा ना बेटा। अरे भाई मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू? वेरी गुड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1000 का क्या चक्कर। अब मेरे लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना आसान हो जाएगी। अब मैं हेडिंग डालता हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। डेल्टा ई क्यू, जैसे मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी को डेल्टा एम से डिनोट करते थे, वैसे तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डेल्टा ई क्यू से डिनोट करते। हिंदी में क्या करें? तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता क्या थी? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने आयंस हैं उनकी कुल चालकता। तो तुल्यांकी चालकता क्या होगी? द कंडक्टिविटी ऑफ all the ions present in 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट is known as equivalent conductivity. डेल्टा ई। बेटे डेल्टा ई क्यू क्या होती है? वन थाउजेंड इंटू कप्पा बाई नॉर्मेलिटी। यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स।
बिल्कुल ठीक उसी तरीके से नॉर्मलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लीटर ऊपर जाएगा, डेसीमीटर क्यूब कहलाएगा, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, वो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, 1000 बाहर आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिया गया है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिया गया, जैसे वहां कंसंट्रेशन लिया गया था मोल पर लीटर, वैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन लिया गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये आपके दो पॉइंट्स आपके पास आ गए, एक का नाम है मोलर कंडक्टिविटी जिसको डेल्टा एम कहते हैं, और एक का नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसे डेल्टा इक्यू कहते हैं। अच्छा, एक नोट याद करो, एम और एन इन दोनों के बारे में। एम का मतलब है मम्मी, मोलरिटी, और एन का मतलब है नानी, नॉर्मलिटी। ठीक है, अगर मुझे मम्मी की एज को नानी के एज के बराबर करना, मतलब दोनों की एज बराबर, तो मैं एन फैक्टर का मल्टीप्लाई किस में करूं, मम्मी में या नानी में? अगर मुझे मम्मी की एज को नानी की एज के बराबर करना, तो मैं मल्टीप्लाई किसकी एज में करूं, मम्मी की एज या नानी की एज? मान चले 2 से मल्टीप्लाई कर, तो मैं क्या करूं, किस में मल्टीप्लाई करूं, मम्मी की एज में या नानी की एज? बताओ जल्दी। अरे कोई तो बोलो, इतना कठिन सवाल पूछ लिया क्या? सोचो, चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मम्मी की एज 40 इयर्स, ये मम्मी, और नानी की एज 80 इयर्स। अब इन दोनों को मुझे बराबर, मोलरिटी नॉर्मलिटी को बराबर, वेरी, क्या करेंगे भैया, मम्मी की एज में 2 का मल्टीप्लाई, तो जो एन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन उसको किस में, एन फैक्टर मतलब जेड, स्मॉल जेड को एन फैक्टर कहते हैं, एन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन वो किस में करेंगे, एम। तो बेटा एम इंटू स्मॉल जेड इज इक्वल टू नॉर्मल, भूलोगे तो नहीं, वेयर स्मॉल जेड इज इक्वल टू एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, H2SO4 दो एच आयन देता है, उसके लिए एन फैक्टर 2 हो जाए, AlCl3 Al पे 3 पॉजिटिव होते हैं, एन फैक्टर 3 हो जाए, HCl एक एच आयन देता है, एन फैक्टर 1 हो जाए, NaOH एक OH आयन देता है, एन फैक्टर 1 हो जाए, BaOH होल ट्वाइस 2 देता है, एन फैक्टर 2 हो जाए, एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर। तो ये मैंने नॉर्मलिटी और मोलरिटी का आपको फॉर्मूला बताया, क्यों? क्योंकि मैं इक्विवेलेंट वेट, वो सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशनशिप निकालूंगा। तो अगली हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एम एंड डेल्टा ई। हम जानते हैं कि डेल्टा एम बराबर होता है 1000 इंटू कप्पा बाई मोलरिटी, और डेल्टा ई क्यू बराबर होता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन नॉर्मल। हम लिख सकते हैं डेल्टा एम बाई डेल्टा ई क्यू बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी। अब नॉर्मलिटी की वैल्यू क्या होती है, जेड इंटू मोलरिटी बराबर नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। नॉर्मलिटी की यही तो वैल्यू होती है, जेड इंटू, बेटे मोलरिटी से मोलरिटी कट गई, डेल्टा एम बराबर आ गया जेड एन फैक्टर इंटू डेल्टा ई, या डेल्टा ई क्यू बराबर आ गया डेल्टा एम बाई एन फैक्टर जेड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इन सभी फॉर्मूले आज जो मैंने कराए
उससे आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए। नेक्स्ट टर्न पर हम कोलराउस लॉ की तरफ थोड़ा सा चलेंगे, और कोलराउस लॉ से पहले मैं आपको कल आयोनाइजेशन के बारे में कुछ चीजें समझाऊंगा। तो तब तक आप लोग इतना तैयार करके आइए, पढ़ते हैं बेटा इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में।